आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने एम्पियर्स सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट और प्रूफ देखा था, जैसा कि प्रूफ वाला पार्ट बोर्ड पे अभी भी दिख रहा है। आज हम लोग उसी एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन वाला पार्ट देखने वाले हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जिसमें पहला एप्लीकेशन और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये एप्लीकेशन हमने बायट-सावर्त लॉ के साथ भी किया था, लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी गया था। अभी देखेंगे कि जैसे ही हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं ये कितना आसान हो जाता है। तो जैसे कि स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है और इस P पॉइंट का डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं कि R है। अब यहाँ पर हमको एक एम्पियर सर्किट ड्रॉ करनी होगी और एम्पियर सर्किट या लूप ड्रॉ करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशन है जिसको फॉलो करना चाहिए। एक तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल हो और वैनिश नहीं हो, नहीं तो नॉर्मल हो और नहीं तो B का वैल्यू वहाँ पर वैनिश हो जाए। इन पॉइंट को ध्यान देते हुए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास किस चीज़ का, तो एम्पियर सर्किट का, वो सर्कुलर लूप है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, जो आप पहले से जानते हैं। ओके, सो इन बातों का ध्यान रखेंगे। अभी हम यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ में पहला पार्ट तो है ये वाला, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B.dl निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पहले चलें। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सो क्या मिलेगा, तो B मैग्नेटिक फील्ड dl एंड cos। देखिए फिर से आप अगर कहीं पर भी एलिमेंट लीजिएगा तो उस एलिमेंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। ये कुछ ऐसा दिखेगा जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। ओके, देखिए हर जगह पर एरो आपको उसी तरह से, अगर ये सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। और जब आप ओरिएंटेशन देखेंगे तो आप एरो देख लीजिए, रेड एरो और ब्लू एरो हमेशा ही हर पॉइंट पे 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर cos 0 और ये तो ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा वो देख लीजिए। B कांस्टेंट है और यहाँ पर लाइन इंटीग्रल किसका, dl का, यानी B इंटू 2πr। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए। अब आगे हम लोग एम्पियर्स लॉ के अनुसार चलने वाले हैं। तो एम्पियर्स लॉ में जैसा कि लिखा हुआ था म्यू नॉट टाइम्स I, यहाँ भी वही सिचुएशन। सो आप अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ इसको लिख करके देख लीजिए कि रिजल्ट आपके क्या आएंगे। सो यहाँ आपको अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एक तो डेफिनेशन के अनुसार चलें और दूसरा एम्पियर्स लॉ के अनुसार। तो एम्पियर्स लॉ के अनुसार आपने देखा था क्लोज लाइन इंटीग्रल P.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडेड बाय, यहाँ तो एक ही करंट I थ्रेडेड है इसीलिए I हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अभी आप एक काम कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब चलेंगे तो आपके पास B इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट I हो जाएगा। B निकालने के लिए 2πr को उधर लेके आइए, तो म्यू नॉट बाय 2π इंटू I/r। हम एक काम करते हैं, नीचे में 4π रहे तो म्यू नॉट बाय 4π का डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये रिजल्ट। ओके, आप देख सकते हैं कि जब हम बायट-सावर्त लॉ से ही कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमें कितना वक्त लगा था और अभी कितनी जल्दी रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है। इस तरह से हम दूसरे एप्लीकेशन की तरफ भी बढ़ेंगे। तो दूसरा आपको करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं, ये सोलेनॉइड है। ओके, सोलेनॉइड के बारे में आप जानते होंगे।
एक लॉन्ग स्ट्रक्चर जिसमें वायर हम सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर रैप करते हैं, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। ये आपका सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर है। अभी अगर ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है तो एक बात याद रखेंगे, यहाँ से आई, सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर करंट है ना, जैसा इस तरह से आया तो ये ऊपर से करंट का डायरेक्शन भी दिखाते चलिए। ओके, ऊपर से करंट का डायरेक्शन आपने दिखा दिया हर पॉइंट पे। चलिए ठीक है वेल। अगर यही नीचे वाले पार्ट पे दिखाना हो तो करंट का डायरेक्शन हमारे पास ऐसा ऐसा। ओके, ये डिपेंड करता है कि किस तरह से आपने वाइंडिंग की है, उसके अकॉर्डिंगली करंट का डायरेक्शन नज़र आएगा। अभी एक काम करें, क्या सर्किट चूज करना है और एम्पियर सर्किट चूज करने के फिर वही 3 कंडीशन। सो यहाँ पर हमको जो बेस्ट चॉइस लगता है वो ऐसा, मतलब रेक्टेंगुलर एम्पियर सर्किट ज़्यादा सूटेबल है। हमने इस सर्किट को चूज कर लिया, ये आपका एम्पियर्स क्या हो गया, सर्किट। नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी और डी। अभी हमको बी डॉट डी एल निकालना है। बी डॉट डी एल यहाँ पर हमारा जो ब्रेक होगा, जो टूटेगा, है ना। सो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 4 पार्ट में ब्रेक करके हमको बात करनी होगी। आप इच पार्ट को रिकॉग्नाइज करके देखिए। पहला तो ए बी, दूसरा है ना बी से सी तक, तीसरा सी से डी तक और चौथा डी से ए तक। ये किसकी वैल्यू, तो बी डॉट डी एल। बी डॉट डी एल को आप यहाँ पर 4 पार्ट में तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे ये आपको मैंने दिखा दिया। ओके, अब आपको वैल्यूज भी यहाँ पर पुट करने होंगे। चलिए कर लेते हैं। जहाँ तक ए से बी तक, हाँ मैग्नेटिक फील्ड तो पहले पता होना चाहिए। आपको मालूम है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो पैरेलल एंड साथ ही साथ इक्विडिस्टेंट होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म भी होंगे। अगर ऐसा है कि ये स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म है तो आप क्या कर सकते हैं, ए टू बी अगर आप देखें तो ये पैरेलल हो रहा है, इसलिए बी डी एल कॉस 0 लिखेंगे। वेल, अगर यही बी टू सी लिख रहे हैं तो देखिए बी टू सी में जो एम्पियर लूप का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो गए, तो यहाँ पर बी डी एल कॉस कितने होंगे, 90। नेक्स्ट वाले में अगर आप देखें ऊपर, हाँ आउटसाइड फील्ड लाइन आपने नहीं दिखाया। एक्चुअली आउटसाइड जो फील्ड लाइन होते हैं नॉन यूनिफॉर्म और काफ़ी रेयर होते हैं, तो इन कंपेरिजन टू इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग 0 मान लेते हैं। तो 0 डी एल एंड कॉस कोई एंगल वहाँ ले लें थीटा, तो वो तो 0 आएगा। और फिर यहाँ पर आपको 90 डिग्री वाला रिलेशन यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ कॉस 90 लेकर के चल सकते हैं। तो फाइनली जहाँ कॉस 90 हो 0, यहाँ भी 0 और ये भी 0, तो आपको सिर्फ एक ही पार्ट बचेगा। आप ऐसे दिखाना चाहें तो सिर्फ सिंगल पार्ट दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपको B और ए बी डी एल आया। हम ए से बी तक का ये लेंथ जो है इसको कैपिटल L एज्यूम कर लेते हैं। वेल, तो हमारे पास ये सिंपली B इंटू एल इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 तक आने के बाद अब इक्वेशन हमको अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ आना है। तो थोड़ी सी और बात हो जाए, अगर ये आपका क्या है, सोलेनॉइड का कोर है ना, ऊपर आप देख रहे हैं करंट है ना इस तरह से जा करके
और नीचे से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ये डॉट से दिखा लीजिए, ठीक है। करंट हर पॉइंट पे डॉट से दिखा लिया और ऊपर वाले पार्ट में हर जगह पे क्रॉस। आपको मालूम है डॉट और क्रॉस इस चैप्टर में बेसिकली इनवर्ड और आउटवर्ड के लिए है ना। अब देखिए यहाँ पर जो एम्पियर सर्किट आपने ड्रॉ करके रखा है, यही आपका एम्पियर सर्किट है, ए बी सी और डी। तो करंट आप काउंट करते जाइए, यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, जितनी बार वो इन कर रहा है, ओके। और अगर नंबर ऑफ टर्न हम जान जाएं तो उतनी बार आई ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करके हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, तो ऐड करके रिजल्ट एन आई आएगा। तो अब इक्वेशन 1 और 2 से आप चलें। पहली बार तो हम डेफिनेशन से चल रहे हैं, फिर एम्पियर सर्किटल लॉ से चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं करंट, पिछले वाले केस में सिंगल करंट था इसलिए सिर्फ आई लिखे थे। सो यहाँ पर आप जब लिखेंगे तो बी इंटू एल इज इक्वल टू है ना एन इंटू आई। सो आपके पास b इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट है ना n बाय एल इंटू आई। और n बाय एल को आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मैं बड़ा पार्टिकुलर रहता हूँ इस मामले में, कैपिटल N से ही नंबर, क्योंकि स्मॉल n का तो मीनिंग बदल गया, ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हो गया, यानी b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ओके, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इनर पार्ट। आउटर पार्ट में जब चलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। अब अगर हम एक और बात करें कि एंड पे बात करते हैं, जैसे इस जगह पे बात करते हैं, तो जस्ट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन इंटू आई था और जस्ट आउटसाइड वहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो एंड वाले पार्ट पे है ना जब करेंगे तो उसी का एवरेज, ऐसे उसको भी आप एम्पियर सर्किटल लॉ से निकाल सकते हैं। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो बी आया ना उसका बाय 2, यानी म्यू नॉट एन आई बाय 2 हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन बनाने में यूज करना पड़ता है। तो चलिए सेकंड एप्लीकेशन भी आपका डन। अब थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट वन एक और है ना, ये करंट करिंग टोरॉइड या टोरॉइडल सोलेनॉइड भी बोलते हैं। ये टोरॉइड क्या होता है, तो एक एंडलेस सोलेनॉइड को टोरॉइड बोलते हैं। यही सोलेनॉइड जो था इसको ला कर कैसे बैंड कर देते तो जो स्ट्रक्चर दिखता वो टोरॉइड कहलाता। और जैसा कि आपको डायग्राम ड्रॉ करके मैं दिखा भी रहा हूँ, ये जो कोर था वो अब ला करके हमने ज्वाइन कर दिया, और कोर को ला करके जब ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास कोर का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा होगा। एक तो आउटर कोर, ठीक है, और बीच में आपको इनर कोर बनाना पड़ेगा। वायर की जो रैपिंग होगी इसके ऊपर ये कुछ इस तरह से होती है। ओके, ऐसा इस तरह का जब स्ट्रक्चर मिले तो आप इसको क्या बोलते हैं, टोरॉइड। अब एक जगह से अगर आपने करंट इन कराया तो दूसरे जगह से घूमते हुए निकलेगा। ये करंट ऐसे हो करके फिर यहाँ इन करेगा, हर पॉइंट पे इन करेगा। इसके इनर रेडियस को आप कितना R1 मान लें और आउटर रेडियस को R2 मान लें, तो जो एवरेज रेडियस होगा वो R1 प्लस R2 बाय 2। एक बात, अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करनी है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा केवल कोर के अंदर ही होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होगा भी तो वहीं इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके होंगे जब आप फील्ड लाइंस को देखेंगे। तो अब यहाँ पर फिर से हमको एम्पियर सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए एम्पियर सर्किट यहाँ पर ड्रॉ कैसे करेंगे। तो यहाँ एम्पियर सर्किट ड्रॉ करने के लिए हम लोग जस्ट न तो बाहर आ सकते हैं और ना ही इसके अंदर, इसके बीच में आना होगा। यानी रेडियस R1 प्लस R2 बाय 2 रखते हुए एक हमको सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा, और यही आपका यहाँ पर क्या है, तो एम्पियर्स सर्किट है। यही आपका एम्पियर्स
सर्किट। एम्पियर सर्किट को ड्रॉ करने के समय 3 बातों का ध्यान फिर से हमने लिया है, आप भी ले सकते हैं। ओके, तो इसके रेडियस की बात कर रहे हैं। ये जो रेडियस है यही आपको स्मॉल r। अब हम फिर से B डॉट डी एल, अब हर जगह पे आप B और dl, ये जो रेड वाला मार्कर मैंने यूज किया है ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर ब्लैक वाला वो एम्पियर सर्किट, देखिए हर पॉइंट पे वो पैरेलल होगा, यानी आप ऐसा लिखेंगे। लेकिन इस बार जब लेंथ का इंटीग्रेशन करने जाएंगे टोटल, तो यहाँ पर कितना होगा 2 पाई इंटू r। वेल, ये तो हो गया। फिर अगर हम स्ट्रक्चर को देखें करंट वाला, तो उस केस में क्या है वो देख लीजिए। ये कोर और ऐसा, ओके, यहाँ पर आपका करंट है ना इन कर रहा था, करंट का डायरेक्शन मैं दिखा रहा हूँ है ना, और इधर से आपको करंट है ना एग्जिट कर रहा था हर बार। तो वैसे केस में जो एम्पियर सर्किट आपने ड्रॉ किया है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये आपका 20 से जाने वाला एम्पियर सर्किट है। ओके, सो ये जितनी बार है सब आई है और सभी आई को ये इनक्लोज कर रहा है। इसलिए अगर जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे यहाँ पर, उतने ही आई यहाँ पर टाई हुए हैं, बंधे हुए हैं, थ्रेडेड हैं। इसीलिए अब अगर हम B डॉट डी एल लिखेंगे तो म्यू नॉट इंटू एन आई ही लिखेंगे। और अगर म्यू नॉट इंटू एन आई लिखते हैं तो हमारा यहाँ पर 2 पाई आर फ्रॉम इक्वेशन 1। सो L के जगह पर यहाँ पर 2 पाई आर। अभी वहाँ पर स्मॉल n आपने क्या लिखा था, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, स्मॉल n को है ना n डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। इनफैक्ट अगर देखें इसको कट करके स्ट्रेट किए होते तो ये भी तो 2 पाई आर लेंथ का एक सोलेनॉइड बन जाता। और मैंने बात ही शुरू की थी कि टोरॉइड भी एक एंडलेस सोलेनॉइड है। तो इस तरह से एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करके आपने उन केसेस में मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन कर लिया जिन केसेस में बायट-सावर्त लॉ अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।